परवाल। परवाल भित्तियों तथा अटोल अंतःसागरीय रूपों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परवाल का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थिपंजरों के समयकन तथा संयोजन से होता है। परवाल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से चूने पर निर्वाह करते हैं। जब किसी एक स्थान पर मूंगे एक साथ समूह बनाकर रहते हैं तथा उनके चारों ओर चूने की खोल बन जाती है, मूंगा मर जाता है और उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बना लेता है। इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के भीतर एक भित्ति का निर्माण होता है, जिसे परवाल भित्ति कहते हैं। परवाल भित्ति का निर्माण मुख्य रूप से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य किसी द्वीप तट के सहारे या यथोचित गहराई पर स्थित अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। परवाल जल के बाहर जीवित नहीं रह सकते, अतः परवाल भित्ति सदैव या तो सागर तल के नीचे या सागर तल तक ही पाई जाती हैं। कहा जाता है कि परवाल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावनों की तुलना में अधिक विविधता मिलती है, क्योंकि परवालों की 10 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से अभी तक केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। इसीलिए परवाल को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है। यहाँ कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन किसे कहा जाता है, या रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन परवाल को क्यों कहा जाता है। फिर आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कई कारण होते हैं कि इनमें विविधता अधिक मिलती है या अन्य कारण। तो इनमें विविधता अधिक मिलती है, परवाल की जो प्रजातियां हैं उनमें विविधता अधिक मिलती है, इसी कारण इन्हें सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। जंतु परवाल, इसे पॉलिप भी कहते हैं, अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है और इसके शरीर के बाहरी तंतु में एक प्रकार की पादप शैवाल मिलती है, जिसे ज़ुक्सान्थलाई एल्गी कहते हैं। ये सब जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन बनाती है, जिससे अपना विकास करती है तथा संबंधित जो परवाल है उसके शरीर में वह वासित करती है कि सकल भोजन मांग के 60% भाग की आपूर्ति करती है। इसके अलावा जो शेष 40% आहार की आपूर्ति परवाल अपने मुंह के टेंटिकल्स द्वारा छोटे छोटे जंतु जो प्लैंकटन होते हैं उनका शिकार करके करते हैं। जब सागरीय तापमान में वृद्धि होती है तो परवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जो परवाल है उसको आहार नहीं मिल पाता और भोजन के अभाव में मूंगा मर जाता है। शैवाल के निकल जाने के कारण परवाल श्वेत रंग का हो जाता है और इसे परवाल विरंजन कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे IAS हो चाहे RS हो, परवाल विरंजन से आपका क्या तात्पर्य है। परवाल विरंजन के कारण और परिणाम की सविस्तार व्याख्या कीजिए। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम परवाल के विकास की दशाएं क्या हैं, परवाल कौन सी दशाओं में विकसित होता है और उसके लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं उन पर चर्चा करते हैं। परवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में मिलते हैं, क्योंकि इनको जो जीवित रहने के लिए उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है और वो तापक्रम 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। परंतु यहाँ एक चीज़ हमें याद रखने योग्य है कि परवाल न तो अत्यधिक उष्ण जल में और न ही अत्यधिक ठंडे जल में पनप सकते हैं।
पनप पाते हैं। इसलिए इनके जो परवाल के विकास के लिए आवश्यक तापमान है वो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग तापमान होना चाहिए। परवाल कम गहराई पर मिलते हैं, 60 से 77 मीटर की गहराई तक परवाल मिलते हैं। इससे अधिक गहराई में परवाल मर जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर ना तो उन्हें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और ना ही उन्हें सूर्य का प्रकाश, परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। पर परवाल के विकास के लिए गंदा जल नहीं होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए जिसमें अवसाद की मात्रा कम हो। अवसाद यदि जल में होता है तो उसके कारण परवाल मर जाता है, क्योंकि उसका मुंह बंद हो जाता है और उसके कारण वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाता और भोजन के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। जहाँ पर अवसाद का जल के साथ मिश्रण नियमित रूप से होता रहता है वहाँ परवाल विकसित हो सकता है, परंतु जहाँ कहीं पर अचानक से अवसाद आ जाता है और जल गंदा हो जाए वहाँ परवाल विकसित नहीं होते, और अगर विकसित हैं तो परवाल मर जाते हैं। इसके बाद में जो अत्यधिक सागरीय लवणता है वो भी परवाल के विकास के लिए हानिकारक होती है। इसलिए परवाल का विकास मुख्य रूप से 27 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम सागरीय लवणता वाले इलाकों में होता है। क्योंकि जो अत्यधिक सागरीय लवणता है तो लवणीय सागर में चूने की मात्रा, चूने के जो कार्बोनेट होती है उसकी मात्रा कम होती है और अन्य जो तत्व हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। परिणाम स्वरूप चूने के अभाव में परवाल की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जो अत्यधिक लवणीय सागर है उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट की मात्रा होती है। इस कारण वहाँ पर परवाल विकसित नहीं हो पाते। पूर्ण स्वच्छ जो जल है वो भी परवाल के विकास के लिए हानिकारक होता है। इसी कारण नदियों के मुहाने के पास परवाल क्यों कम मिलते हैं, क्योंकि जो पूर्ण रूप से स्वच्छ जल है उसमें परवाल के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी कमी होती है। इसी कारण वहाँ परवाल विकसित नहीं हो पाता। सागरीय तरंगें तथा धाराएं परवाल के विकास में सहयोग करती हैं। प्रथमतः इनके द्वारा परवाल के लिए भोजन लाया जाता है। दूसरा, ये परवाल को आकार प्रदान करने में सहायता करती है। हम देखते हैं कि बंद सागर में, जो बंद सागर का मतलब है जिनका महासागरों से संपर्क नहीं है, बंद सागरों में परवाल कम मिलते हैं और जो लेगून होती है उनमें जीवित परवाल नहीं मिलते। परंतु जैसे सागर की ओर जाते हैं तो परवाल का तेजी से विकास होता है। तरंगें और धाराएं जो हैं वो परवाल भित्तियों के आकार निर्धारण में भी सहयोग करती हैं। इनके द्वारा गोलाकार परवाल भित्तियों का निर्माण होता है, जबकि परवाल भित्ति तथा स्थल के बीच स्थित जो परवाल भित्ति और स्थलीय भाग है उसके बीच में जो भाग है गतिहीन सागरीय भाग में, इनका आकार बाहर की ओर निकली लंबी लंबी शाखाओं के रूप में होता है। परवाल भित्तियों के विकास के लिए अंतःसागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है और उन अंतःसागरीय चबूतरों पर परवाल अपना घरौंदा बनाते हैं। और इन अंतःसागरीय चबूतरों की स्थिति सागर तल से ऊपर 50 फेदम तक होनी चाहिए। और जो ये चबूतरे हैं अंतःसागरीय चबूतरे, इन पर परवाल का विकास दो रूप में होता है। प्रथमतः ऊपर की ओर परवाल विकसित होते हैं और तब तक विकसित होते रहते हैं जब तक कि सागर तल के ऊपर हो जाएं। दूसरे रूप में परवाल बाहर की ओर विकसित होते हैं। इस प्रकार ये दशाएं परवाल के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। यदि इन दशाओं में किसी प्रकार का व्यवधान आ जाता है तो परवाल विकसित नहीं हो पाते और परवाल की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा परवाल विरंजन के कारण भी परवाल की मृत्यु हो जाती है और अन्य कारणों से भी, अन्य जो कारण है उनमें व्यवधान आता है तो उसके कारण भी परवाल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे परवाल भित्ति के प्रकार। परवाल भित्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं।
तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति स्थापन विधि और विशेषताओं के आधार पर प्रवाल भित्ति को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।